स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय यूपी टेट और सी टेट के पाठ्यक्रम को लेकर के चल रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में। मतलब क्रम वाइज हम लोग चल रहे थे। इसके साथ आज का जो विषय था वो शब्द ध्वनियों को लेकर के था, जो आप लोग के पाठ्यक्रम में है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हिंदी ध्वनियों का जो विवरण है उसको प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले यह जाना जाए कि ये ध्वनियां उत्पन्न कहाँ से हुई, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई और हिंदी व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी व्याकरण का इतिहास क्या है। इन सब जो प्रश्न उठते हैं मन में, हमने सोचा पहले इसी का समाधान कर लेते हैं, फिर आप लोग का एक क्रम वाइज चलना ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद हम लोग ध्वनियों के वर्गीकरण पे आएंगे। इसी उद्देश्य से आज का यह वीडियो जो है वो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में व्याकरण के किसी भी बिंदु पे विचार करने से पहले यह आना चाहिए था, लेकिन क्रम वाइज जब ध्वनियों का वर्गीकरण आया तब मुझे लगा कि आप लोगों को यह वीडियो देना आवश्यक है कि व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आइए देखते हैं। ये जो व्याकरण की उत्पत्ति का जो यह वीडियो है, यह यूपी टेट सी टेट के साथ साथ हायर एजुकेशन के जितने भी छात्र होंगे या जो तैयारी करने वाले जो है नेट और जेआरएफ के छात्र हैं, उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही गहन अध्ययन के बाद जो तथ्य है वह आप लोग के सामने रख रहे हैं। आइए देखते हैं कि व्याकरण की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई। देखिए, व्याकरण के जो आदि प्रणेता माने जाते हैं वह भगवान नटराज माने जाते हैं। जब महर्षि पाणिनि ने शंकर भगवान जी की तपस्या की, तब वह जब पाणिनि के सामने उपस्थित हुए, जब पाणिनि के सामने आए उन्हें दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, तब नटराज रूप में वो है और उन्होंने नटराज नृत्य किया। नृत्य के बाद जब उन्होंने अपने डमरू को बजाया, उसी डमरू के ध्वनि से व्याकरण की उत्पत्ति हुई। इस संबंध में एक सूत्र भी है, एक श्लोक भी है। नृत्यावसाने नटराज राज ननादि डंका नौ पंच वारम। 9 और 5 बार उन्होंने डमरू को बजाया और उन्हीं जो 9 पंच वारम अर्थात 14 बार जो डमरू की ध्वनि उत्पन्न हुई, उसी ध्वनि से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी से जो 14 मूल सूत्र बने डमरू की ध्वनि से, जो भगवान शिव के डमरू से निकले थे, इन्हीं को से पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के व्याकरण को व्यवस्थित किया, जिसमें संस्कृत के सभी स्वर जो है वह अच और व्यंजन जो है वह हल ध्वनियों में प्रत्याहार ध्वनिया प्रत्याहार के लिए बनाई गई। इसमें देखिए, जो स्वर थे वह अच और जो व्यंजन थे वह हल ध्वनिया प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयुक्त हुई। इन्हें ही शिव सूत्र या चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। चतुर्दश सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि 14 मूल सूत्र हैं। इसमें 14 बार शिव जी ने डमरू बजाया था और उन्हीं से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई थी, उन्हीं से व्याकरण की उत्पत्ति हुई और इसीलिए इसे चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। यहाँ से व्याकरण की उत्पत्ति होती है। पाणिनि को उसका प्रथम ज्ञान हुआ और अष्टाध्यायी जो है वह उनकी प्रमुख कृति है वैयाकरणिक। इसलिए भगवान नटराज जो है वह आदि प्रणेता माने जाते हैं व्याकरण के। देखिए, जो हिंदी व्याकरण है वह संस्कृत से ही पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आया है। तो इसे जो है, जो संस्कृत का व्याकरण है वही मूल आधार, चूंकि हिंदी की जो आदि स्रोत है वो भी संस्कृत ही है, तो हिंदी के व्याकरण का भी आदि स्रोत जो है वह संस्कृत ही होगा। तो इसी के क्रम में आज देखते हैं, जो अगला पॉइंट है वह देखते हैं कि हिंदी व्याकरण का इतिहास क्या है। आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण के इतिहास के बारे में अगर चर्चा करें तो
देखिए एक पॉइंट इसमें है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि माना जाता है। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण माना गया। अगर खड़ी बोली में देखें तो खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोशुआ केटलर ने लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनील कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर अगला देखें तो हिंदुस्तानी ग्रामर जो है वह अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रमुख रचनाएं जो हैं वह आइए देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। इसके अंतर्गत अगर देखें तो जॉर्ज फर्ग्यूसन ने लिखा है द डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। अगले जो रचनाकार हैं वह हैं जॉन वार्थनिक गिलक्राइस्ट और इनकी दो कृतियां हैं अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज और दूसरा है द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। अगले जो रचनाकार हैं वह है एच एच केलाग की कृति जो है वह है अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज और इसका समय जो है वह 1875 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अगले हैं ई ग्रिब्स की जो कृति है वह आधुनिक हिंदी व्याकरण और समय जो है वह 1896 ईस्वी है। अगले जो रचनाकार है वह हडले की कृति है शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मोर्स लैंग्वेज और इसकी रचना इन्होंने 1779 ईस्वी में की। अगले हैं लल्लू लाल की जो कृति है वह है हिंदी कवायद। अगले हैं श्रीलाल की कृति का नाम है भाषा चंद्रोदय और रचना काल जो है वह 1853 ईस्वी है। अगले हैं रामजतन की कृति का नाम है भाषा तत्वबोधिनी और रचना का समय जो है वह है 1858 ईस्वी। अगले जो है वह है नवीन चंद्र राय की कृति का नाम नवीन चंद्रोदय है और ये इस कृति का रचना का जो समय है वह है 1869 ईस्वी। अगले है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इनकी कृति का नाम है हिंदी व्याकरण जो है वह 1870 ईस्वी में लिखा गया। अगले हैं पंडित हरिगोपाल की कृति जो है वह भाषा तत्व दीपिका है। अगले कृतिकार जो है वह पादरी एथरिंगटन है और इनकी कृति का नाम है भाषा भास्कर। अगले हैं केशवराम भट्ट और इनकी कृति का नाम है हिंदी व्याकरण। अगले जो रचनाकार हैं वह है ठाकुर रामचरण सिंह और इनकी कृति का नाम है भाषा प्रभाकर। अगले हैं राम अवतार शर्मा और इनकी कृति है हिंदी व्याकरण। इसके बाद है विश्वेश्वर दत्त शर्मा और इनकी कृति का नाम भाषा तत्व प्रकाश है। इसके बाद है रामदहीन मिश्र और रामदहीन मिश्र की कृति जो है वह है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। अगले हैं गोविंद नारायण मिश्र और इनकी कृति का नाम है विभक्त विचार। इसके बाद है अंबिका प्रसाद वाजपेयी और इनकी कृति का नाम है हिंदी कौमुदी। इसके बाद है कामता प्रसाद गुरु की कृति का नाम हिंदी व्याकरण है। इसके बाद है किशोरीदास वाजपेयी और किशोरीदास वाजपेयी ने 3 कृतियों की रचना की। इससे पहला है ब्रजभाषा का व्याकरण जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। दूसरा है राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ अगर तीसरा देखें
तो हिंदी शब्दानुशासन इसका प्रकाशन जो है वह 1957 ईस्वी में हुआ। ये थे 3 कृतियां किशोरीदास बाजपेयी की। किशोरीदास बाजपेयी की कृतियां के बारे में एक बार और सुनिए। पहला है ब्रजभाषा व्याकरण 1943 ईस्वी। दूसरा है राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी। और तीसरा है हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी। अगले जो रचनाकार है वह है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और इनकी कृति का नाम है ब्रजभाषा व्याकरण। आइए कुछ जो बिंदु हैं उस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जो विशेष बिंदु हैं देखिए, इसमें पहला बिंदु जो है वह अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृतिक के आधार पर लिखने या बनाने पर विशेष बल दिया। कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास बाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास बाजपेयी की कृति जो है ब्रजभाषा का व्याकरण, उसको हिंदी के व्याकरणों का भी व्याकरण कहा है इन्होंने। आगे देखिए, पंडित किशोरीदास बाजपेयी कृति हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी व्याकरण है। आइए अब देखते हैं आधुनिक युग में लिखे गए कुछ वैकरणिक ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, पहला है जो पहले रचनाकार है वह है आर्येंद्र शर्मा और इनकी कृति का नाम है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण। दूसरे हैं रामचंद्र वर्मा और इनकी कृति का नाम है अच्छी हिंदी। अगले हैं शिवेंद्र कुमार वर्मा, इनकी कृति का नाम है हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण। अगले हैं शिवपूजन सहाय और इनकी कृति का नाम है व्याकरण दर्पण। इसके बाद है दीम सेत्स और इनकी कृति का नाम है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। अगले हैं स्वामी निगमानंद। स्वामी निगमानंद की कृति का नाम है हिंदी का मौलिक व्याकरण। अगले हैं रमाकांत अग्निहोत्री और इनकी कृति का नाम है हिंदी एक मौलिक व्याकरण। देखिए, स्वामी निगमानंद की कृति का नाम है हिंदी का मौलिक व्याकरण और रमाकांत अग्निहोत्री की कृति का नाम है हिंदी एक मौलिक व्याकरण। दोनों में एक और का ही बस अंतर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मिलता जुलता नाम है, का और एक का ही बस अंतर है, बाकी नाम एक ही है। तो कृतिकार का नाम आप लोग विशेष रूप से देखिएगा। इसमें दीमसेत्स की कृति का नाम है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। स्वामी निगमानंद की कृति का नाम है हिंदी का मौलिक व्याकरण और रमाकांत अग्निहोत्री की कृति का नाम है हिंदी एक मौलिक व्याकरण। अगले हैं बद्रीनाथ कपूर और इनकी कृति का नाम है परिष्कृत हिंदी व्याकरण। इसके बाद है हरदेव बाहरी जी और इनकी कृति का नाम है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। इसके बाद है वचनदेव कुमार की कृति का नाम है बृहद हिंदी भास्कर। इसके बाद है वासुदेव नंद प्रसाद और इनकी कृति का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनकी कृति का नाम है हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण। देखिए, ये था विशेष आज का जो ये चर्चा का विषय था वह विशेष रूप से था व्याकरण का इतिहास और इसी के साथ हिंदी व्याकरण के इतिहास के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई। हिंदी व्याकरण के इतिहास में हमने आदि से लेकर के अंत तक जितने भी व्याकरणिक ग्रंथ लिखे गए, जिन जिन विद्वानों के द्वारा लिखे गए और जब जब लिखे गए, उसको विस्तृत रूप से इस वीडियो में आप लोगों को बताया हमने। ये जो वीडियो है वह मुख्य रूप से यूपी टेट और सीटेट में तो उपयोगी है ही है, एक के साथ नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए विशेष उपयोगी होगा। और मुझे लगता है कि जितने भी व्याकरणिक ग्रंथ लिखे गए हैं आदि से आधुनिक तक में हिंदी व्याकरण के इतिहास में, उन सभी की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग को लाभ होगा। अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग के कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए, या अगर आप लोग कुछ अलग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।